किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। यदि आपके पास ज़मीन है और आप फार्मर हैं, किसी भी फसल की आप खेती करते हैं, तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन एजेंसी की एक रिपोर्ट पर, जिसके मुताबिक हम अपनी भूमि से केवल 80 फसलें ही उगा सकते हैं। यानी कि हम अपनी ज़मीनों में केवल 80 फसलें ही ले सकते हैं, उसके बाद जो हमारी ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी। जी हाँ, जिस तरीके से हम आज खेती कर रहे हैं, लगातार इसी तरीके से खेती यदि हम करते चले गए तो आने वाले 40 सालों में, क्योंकि एक साल में लगभग हम 2 फसलें लेते हैं, तो आने वाले 40 सालों में जो हमारी भूमि है, जो हमारी सॉइल है, वो बंजर हो जाएगी। और यदि हम आने वाले 40 सालों के बाद जो जनसंख्या है उसकी कल्पना करें तो वो आज से कई गुना ज़्यादा होगी और हमें भोजन की भी आज से कई गुना ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन वहीं पर जब हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, यदि इसी तरीके से हम खेती करते चले गए, तो हम उतना भोजन भी नहीं उगा पाएंगे 40 सालों बाद जितना आज हम ले पा रहे हैं। लेकिन जो भोजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो कई गुना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में हमारी भूमि पर, हमारी पृथ्वी पर खाद का, भोजन का कितना बड़ा संकट होने वाला है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इतनी बड़ा संकट जब भोजन का आएगा तो चारों ओर पृथ्वी पर त्राहिमाम होगा, तो आप उसको सोचकर देख सकते हैं। तो देखिए, ऐसा क्यों होने वाला है कि 40 सालों के बाद जो हमारी ज़मीनें हैं वो बंजर क्यों होने वाली हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बंजर ज़मीन होती क्या है। देखिए, आपके पास जो ज़मीन है, आपके पास जो भूमि है, यदि उसमें से ऑर्गेनिक जितना भी कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जो भी कार्बन है वो निकाल लिया जाए, तो उसके बाद जो वो भूमि है उसको हम भूमि नहीं कहेंगे, वो बचता है रेत। यानी कि भूमि कहने के लिए उसमें कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। यदि उसमें से हम सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर निकाल लें तो वो रेत बचता है, यानी कि वो बंजर जमीन बचती है। ना तो उसमें जीवांश भी रहते हैं, क्योंकि जीवांश को जीवित रहने के लिए, सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए भी कार्बन की आवश्यकता होती है। यदि हम कार्बन सारा का सारा निकाल लें तो उसमें सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया तो रहेंगे ही रहेंगे नहीं, और कार्बन निकालने के बाद तो वो केवल रेत बचेगा। तो जब हम उससे सारा कार्बन निकाल लेते हैं तो वो उस भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। तो देखिए, आज की सिचुएशन क्या होती जा रही है कि हम अपने खेतों के अंदर केवल और केवल रासायनिक खाद डाल रहे हैं। हम कई कई कट्टे यूरिया के डाल देते हैं, डीएपी के डाल देते हैं और अन्य तरह तरह के रासायनिक खादों को हम डालते जा रहे हैं। हमें लगता है कि इनको डालने से हमारा जो प्रोडक्शन है अच्छा मिलेगा, हमें जो भूमि, हमारी जो भूमि है वो अच्छा प्रोडक्शन देगी, हमें ज़्यादा उपज मिलेगी यदि हम रासायनिक खादों का, यूरिया का, डीएपी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो यदि मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि यदि आपको इतना ही भरोसा है रासायनिक खादों पर, यूरिया पर, डीएपी पर, तो आप बंजर जमीन में, जो भी आपके एरिया में बंजर जमीन है, उसमें यूरिया डालिए, डीएपी डालिए और उससे अच्छा प्रोडक्शन आप क्यों नहीं ले लेते हैं? लीजिए ना। जब आपको इतना ही भरोसा है कि हम यूरिया डालने से, डीएपी डालने से, रासायनिक खाद डालने से जो हमारी भूमि है, हमारी जो भूमि के अंदर जो फसल है वो हमें बहुत अच्छी मिलेगी, तो बंजर जमीन में डालिए ना, तो आपको वहां से अच्छा प्रोडक्शन लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, ये यूरिया, जो रासायनिक खादें हैं, डीएपी, ये जितने भी रासायनिक खादें, ये भी जब भी काम करते हैं जब हमारी भूमि जो है वो अच्छी रहती है, वो उपजाऊ रहती है। यानी कि उसमें जब तक कार्बन की मात्रा अच्छी रहेगी तभी तक ये रासायनिक जो यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, तभी तक काम करेंगे। यदि उसमें कार्बन, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ती है सॉइल में, कि हम उसमें गोबर की खाद डालें ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारी हरी खाद है उसको उगाएं, उसी में कल्टीवेट करें, तो ये कार्बन को बढ़ाते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक जो मैटर है, केंचुआ खाद को आप डाल सकते हैं, वेज डिकम्पोजर को आप डाल सकते हैं, जो पत्तियां हमारे पेड़ पौधों की उनको आप डाल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ही हमारे खेत के अंदर जब ये गल सड़कर, यानी कि डिकम्पोज होने के बाद उसमें कार्बन को इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारी सॉइल में सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया हैं लाभदायक, वो भी बढ़ते हैं। देखिए, यदि मैं 1 ग्राम सॉइल की बात करूं तो उसमें लाखों करोड़ों जो सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि बैक्टीरिया हैं या फंगस है या अन्य जो लाभदायक जीव हैं वो होते हैं, लाखों करोड़ों 1 ग्राम सॉइल में। लेकिन जब हमारे सॉइल के अंदर कार्बन लगातार कम होता जा रहा है तो ये सूक्ष्म जीव भी लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे और हमारी जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि हम केवल रासायनिक खाद, जिस तरीके से हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं गोबर की खाद पर या और अन्य खाद हैं, जैसे कि हमारा केंचुआ खाद है
या हमारा और भी बहुत तरह की जो ऑर्गेनिक खाद है हम उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हरी खाद हम नहीं डाल रहे हैं, वेस्ट डिकम्पोजर, गौ कृपामृत, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनको हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से ही जो हमारी भूमि के अंदर कार्बन इंक्रीज होता है। तो लगातार जो कार्बन का स्तर है, ऑर्गेनिक मैटर का स्तर है, वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसके कारण जो हम रासायनिक खादों को भी डालते हैं तो वो भी बेअसर होते जा रहे हैं, उनका भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और हमारी जो भूमियां हैं वो बंजर होती चली जा रही हैं। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप अंधाधुंध अपने खेत के अंदर रासायनिक खाद डालें तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये काम ही नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, यदि आप अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं और लगातार अपनी भूमियों को उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बेशक आप रासायनिक खाद डालिए लेकिन संतुलित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि एक खेत में आप एक कट्टे डाल दें, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत कम खाद डालिए। उसके साथ साथ उसमें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, गोबर की खाद का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, हरी खाद का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, जिससे जो कार्बन का स्तर है वो हमारी सॉइल के अंदर बढ़े। देखिए, यदि हम मिट्टी यानी कि हम भूमि, अपने खेत की जो भूमि है उसको उपजाऊ भूमि यानी अच्छी भूमि हम तभी कह सकते हैं, अच्छी मिट्टी तभी कह सकते हैं जब उसके अंदर कम से कम 0.8% कार्बन हो। लेकिन यदि आप अभी टेस्ट करा लीजिए अपनी सॉइल का तो आपको 0.5% से भी कम कार्बन मिलेगा, यहाँ तक कि 0.3% के आसपास ही आपको कार्बन की मात्रा मिलेगी। और आने वाले समय में यदि इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में ये भी कार्बन नहीं बचेगा और जिसकी वजह से जो आपकी भूमि है वो रेत हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, आप उससे कोई भी उत्पादन नहीं ले पाएंगे। जितना आप भरोसा करके बैठे हैं आप रासायनिक खादों पर, डीएपी पर, पोटास पर, ये भी आपके काम नहीं आएंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, यदि आप अपनी भूमि को बचाना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को, जो आपकी पीढ़ियां आने वाली, उनको उन पर जो खाद का संकट है, भोजन का संकट है, उन पर वो ना छाए, यदि आप चाहते हैं कि उन पर वो संकट ना आए तो आज से ही आपको ये करना पड़ेगा कि आपको रासायनिक खादों को कम करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक जो कार्बन है यानी कि ऑर्गेनिक जो खादें हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, खेत में ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। और आप चाहें तो दोनों को बैलेंस मात्रा में भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूरिया भी डालिए, डीएपी भी डालिए, पोटास भी डालिए, रासायनिक खाद भी डालिए, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक खाद हैं जिससे कार्बन इंक्रीज होता है, उनको भी अपनी भूमि के अंदर डालिए। देखिए, आज की भूमि से जो हमारी भूमियां हैं उनसे हम अधिक प्रोडक्शन तो लेते हैं, यानी कि हम अच्छा, यानी कि क्वांटिटी की बात करें तो अच्छी क्वांटिटी में हम उनसे प्रोडक्शन ले लेते हैं, अच्छा खासा उससे उत्पादन ले लेते हैं खाद डालकर। लेकिन यदि उसकी हम क्वालिटी की बात करें तो उसकी जो क्वालिटी है, यानी कि उनमें जो हम जो भी उगा रहे हैं अपनी भूमि से, सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, यदि उनकी हम क्वालिटी की बात करें, उनके अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो बहुत ही कम है। देखिए, हरित क्रांति से पहले, यदि मैं हरित क्रांति से पहले की बात करूं, यानी कि जब हमने अपने खेतों के अंदर जो रासायनिक खाद है उनको नहीं डाला था, हम जो ऑर्गेनिक खाद है उनका ही उपयोग करते थे, तो हरित क्रांति से पहले जो हम एक संतरे की बात करें कि हम अपनी भूमि से जब हम संतरे उगाते थे तो एक संतरे में जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी, हरित क्रांति से पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय जो हमारी ज़मीनें हैं इतनी अच्छी थी, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी थी हमारी सॉइल की कि हम एक संतरा खाते थे उस टाइम पे, तो उससे जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता था। आज के ज़माने की बात करूं, यदि हम आज के ज़माने के जो हम अपने सॉइल में जो हम संतरे उगा रहे हैं या और भी जो भी सब्जियां उगा रहे हैं, तो आज के मुकाबले जब हम 15 संतरे खाएंगे, यानी कि उस टाइम पे एक संतरे खाने पे जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता था, आज वही न्यूट्रिशन, उतना न्यूट्रिशन लेने के लिए आज के हमें 15 संतरे खाने पड़ेंगे। तो इस तरीके की जो हमारे जो अनाज का जो क्वालिटी है वो इस तरीके का है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इतना उसका स्तर डाउन हो चुका है। हम आज के ज़माने में भरपेट भोजन तो उगा रहे हैं लेकिन उसमें जो पोषण होना चाहिए, उसमें जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। हम भरपेट खा तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण की कमी है, उससे हम जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो पोषण मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो आज के अनाज में नहीं है। देखिए, वो जो न्यूट्रिशन है अनाज में या फलों में या सब्जियों में वो कैसे आता है, जब हमारी सॉइल के अंदर कार्बन की मात्रा अच्छी होती है, उसमें केंचुए अधिक मात्रा में पनपते हैं, केंचुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, यानी कि जो जीवाश्म है वो हमारी सॉइल के अंदर ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा पनपता है। तो देखिए ये जीवांश क्या करता है, जो हमारे केंचुए हैं या जीवांश हैं, ये हमारी सॉइल में जीवित रहते हैं, कार्बन को खाकर ये जीवित रहते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर तरह तरह के एंजाइम्स बनते हैं, तरह तरह के न्यूट्रिशन बनते हैं, जो बाद में जब इनकी डेथ होती है तो ये क्या होते हैं, बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं। ये जो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं। फिर सॉइल से वो कहाँ आते हैं, हमारे प्लांट के अंदर आते हैं, फलों के अंदर आते हैं। तो जिससे जो हमारे फलों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी होती है, उनकी जो क्वालिटी है अच्छी होती है। लेकिन वहीं पर आज हम बात करें कि हमारी सॉइल के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, केंचुआ हैं, वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमारी जो भूमियाँ हैं वो बंजर होती चली जा रही हैं। तो इस तरीके की कंडीशन आज की होती चली जा रही है। तो इससे बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, खाद हैं, उनका हमें प्रयोग करना है। और रासायनिक खादों का बेशक उपयोग करिए, लेकिन जितना हमें ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा आप बिल्कुल भी उपयोग मत करिए। तभी हम ये आने वाला जो संकट है, हमारी जो सॉइल है जो बंजर हो जाएंगे आने वाले समय में, या खाद का जो संकट हम पे छा सकता है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।